यूपी टेट 2019 का यह पेपर है चाइल्ड साइकोलॉजी का, जो कि प्राथमिक स्तर पर पूछा गया था 2019 में। देखिए, प्रीवियस ईयर पेपर से लगातार आपकी परीक्षा में क्वेश्चन जो है रिपीट होते रहे हैं, आगे भी रिपीट होंगे। 4 से 5 प्रश्न हमेशा पूछे जाते रहे हैं या इससे ज़्यादा भी पूछे जा सकते हैं। आपको प्रीवियस ईयर पेपर को जो है लगातार देखते रहना है। और देखिए, यहाँ पर जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर अब तक पूछे गए हैं, इन सभी को देखिए सॉल्व कराया जाएगा और इसकी एक प्लेलिस्ट जो है अलग से बना दी जाएगी। आप वहाँ से भी जाके जो है प्रीवियस ईयर पेपर के सभी विषयों को जो है क्रम से देख पाएंगे। आइए आज के सेशन की जो है शुरुआत करते हैं चाइल्ड साइकोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, जो कि 2019 में पूछे गए थे। आइए शुरू करेंगे। पहला प्रश्न देखिए, यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे 4 विकल्प देखिए आपके सामने दिए हैं। तत्काल घर वापस भेज देना चाहिए, ऑप्शन 2 में दिया है बच्चे को नज़रअंदाज कर देना चाहिए, ऑप्शन 3 में दिया है बच्चे को दंड देना चाहिए और ऑप्शन 4 में दिया है बच्चे को परामर्श देना चाहिए। आप सभी उत्तर करेंगे। देखिए, एक शिक्षक को यदि छात्र समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो देखिए उसके लिए 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। एक तो समस्या के कारण की पहचान, देखिए पहले नंबर पर आता है निदान, फिर देखिए उसके बाद आता है उपचार और उसके बाद लास्ट में आता है मूल्यांकन। समस्या के कारण की सही पहचान देखिए यह निदान हो गया और उसकी समस्या को हल करना यह उपचार हो गया और लास्ट में देखिए मूल्यांकन आता है। तो देखिए प्रश्न यहाँ पूछ रहा था कि यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे क्या तत्काल घर वापस भेज देना चाहिए, बच्चे को नज़रअंदाज कर देना चाहिए, बच्चे को दंड देना चाहिए या फिर बच्चे को परामर्श देना चाहिए। देखिए, तत्काल घर वापस भेज देना चाहिए यह हमारा उत्तर नहीं होगा। बच्चे को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं और बच्चे को आप पनिश भी नहीं कर सकते हैं, अर्थात ऊपर के तीनों ही विकल्प गलत हैं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बच्चे को परामर्श देना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः किससे संबंधित हैं? फर्स्ट ऑप्शन में दिया है छात्रों के मानसिक विकास से, ऑप्शन सेकंड में दिया है छात्रों के सर्वांगीण विकास से, ऑप्शन थर्ड में दिया है शैक्षिक संस्थानों के विकास से और ऑप्शन फोर्थ में दिया है छात्रों के वृत्तिक विकास से। आप सभी उत्तर करेंगे प्रश्न नंबर 2 के लिए। देखिए, बिल्कुल आसान प्रश्न है आपके लिए, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है आपको। पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित हैं छात्रों के सर्वांगीण विकास से। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। देखिए, सिर्फ छात्रों का मानसिक विकास करने से कुछ नहीं होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, छात्रों के सर्वांगीण विकास से। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है? आप सभी को बताना है किसने जो है अधिगम का सिद्धांत जो है नहीं दिया है इनमें से। थार्नडाइक की बात करें तो देखिए इन्होंने यसार का सिद्धांत दिया है, जबकि देखिए स्किनर ने जो है आरएस का सिद्धांत दिया है, अनुक्रिया उद्दीपक का सिद्धांत दिया है, जबकि कोहलर ने देखिए सूझ का सिद्धांत दिया है। अधिगम के सूझ का सिद्धांत जो है कोहलर ने दिया है, जबकि बीएस ब्लूम ने जो है अधिगम के सिद्धांत का कोई सिद्धांत नहीं दिया है। इसलिए आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। पूछ रहा था किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, बीएस ब्लूम ने। और देखिए बीएस ब्लूम की बात करें तो देखिए शिक्षण के उद्देश्य के 3 क्षेत्र किसने बताए हैं, तो बीएस ब्लूम साहब ने। कौन कौन से, तो देखिए संज्ञानात्मक, पहला देखिए संज्ञानात्मक है, आप लोग नोट भी करते चलेंगे। पहला देखिए संज्ञानात्मक है, दूसरा देखिए भावात्मक है और तीसरा जो है मनोगत्यात्मक है। तीसरा जो है मनोगत्यात्मक है। तो देखिए बीएस ब्लूम साहब ने जो है शिक्षण के
उद्देश्य के जो है 3 क्षेत्र बताए हैं, संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक। और इनकी एक पुस्तक जो है बहुत पूछी जाती है, ए टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। इसे भी आप लोग नोट कर लेंगे। आइए अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। चलिए छोटा करेंगे इसको। शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है। देखिए 2019 में यह पूछा गया पेपर था। देखिए बहुत कठिन नहीं आया था और इसी प्रकार से जो है आपके सुपर टेट और यूपी टेट में जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है, आपके ऑप्शन में दिया है किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना। ऑप्शन 2 में दिया है बालक का विद्यालय न जाना। ऑप्शन 3 में दिया है बालक का विद्यालय में प्रवेश न लेना। और ऑप्शन 4 में दिया है बालक द्वारा विद्यालय छोड़ देना। चलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप सभी उत्तर करेंगे। देखिए अवरोधन और अपव्यय की बात किसने की, तो हरटोंग समिति ने। और हरटोंग समिति बनाई गई 1929 में। और शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक जो है अधिक समय तक जो है एक ही कक्षा में रहना। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए आसान क्वेश्चन था, कई बार जो है आपके एग्जाम में रिपीट हुआ है यह प्रश्न। निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का जो है परीक्षण आता है। आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि निम्न में से किस कौशल में जो है पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है। क्या प्रदर्शन कौशल में, प्रस्तावना कौशल में, उद्दीपन परिवर्तन कौशल में या फिर समापन कौशल में। देखिए उद्दीपन परिवर्तन कौशल क्या है, हाव भाव बदलना जो है या उद्दीपन परिवर्तन कौशल है। पूछ रहा है कि पूर्व ज्ञान का परीक्षण जो है किस कौशल में आता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 प्रस्तावना कौशल में। दूसरा ऑप्शन जो है यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ेंगे। निम्न में से किस सिद्धांत को जो है पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं। ऑप्शन फर्स्ट में दिया है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। बी ऑप्शन में दिया है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। ऑप्शन 3 में दिया है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। और ऑप्शन 4 में दिया है सूझ का सिद्धांत। चलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए सूझ का सिद्धांत की बात करें तो इसे दिया है कोहलर ने। जबकि देखिए शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया है पावलोव ने। और देखिए उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत दिया है थार्नडाइक महोदय ने। और देखिए क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया है स्किनर साहब ने। और इन्हीं के सिद्धांत का नाम है पुनर्बलन का सिद्धांत, यानी आर्य सिद्धांत को ही कहा जाता है पुनर्बलन का सिद्धांत, या इसे सबलीकरण का सिद्धांत भी कहते हैं। आपका पहला ही ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ पर। चलिए आसान प्रश्न था, आइए आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सी अवस्था जो है ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का जो है अंग नहीं है। चलिए अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग उत्तर करेंगे। पूछ रहा है कि इनमें से जो है कौन सी अवस्था जो है ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का जो है अंग नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट में दिया है क्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन सेकंड में दिया है प्रतिबिंबात्मक अवस्था। ऑप्शन 3 में दिया है आंत प्रज्ञ अवस्था। और ऑप्शन 4 में दिया है संकेतात्मक अवस्था। देखिए पहले तो आप लोग जानिए कि ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास के देखिए 3 अंग हैं। पहला देखिए क्रियात्मक अवस्था है, दूसरा देखिए प्रतिबिंबात्मक अवस्था है और तीसरा है संकेतात्मक अवस्था। ये 3 अवस्थाएं हैं ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास की। तो देखिए कौन सा नहीं है, तो आपका उत्तर हो जाएगा आंत प्रज्ञ अवस्था। और देखिए आंत प्रज्ञ अवस्था दिया है किसने, तो इसे दिया है पियाजे ने। चलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलेंगे। मॉरिसन ने बौद्ध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया है, वे कौन से हैं।
चलिए आपको क्रम बताना है। मॉरिसन ने बौद्ध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया है, वे कौन से हैं? चलिए पहले तो आप लोग जान लीजिए कि बौद्ध स्तर दिया किसने है। तो देखिए आपके प्रश्न में ही दिया है, इसे किसने दिया है? तो मॉरिसन ने दिया है। और आपको क्रम जो है यहाँ पर सेट करना है। तो देखिए बौद्ध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में देखिए कुल 5 चरण हैं। और देखिए पहले नंबर पर आता है खोज, दूसरे नंबर पर आता है प्रस्तुतिकरण, और तीसरे नंबर पर आता है आत्मीकरण या जो है समावेशन, तीसरे नंबर पर आता है, और चौथे नंबर पर आता है संगठन, जबकि 5वें नंबर पर आता है अभिव्यक्तिकरण। तो देखिए इसका सही क्रम क्या होगा? 2, 1 और उसके बाद देखिए 4 के बाद देखिए उसके बाद देखिए 3 आएगा, और उसके बाद जो है 5, यानी 2 1 4 3 5, 2 1 4 3 5। देखिए दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? देखिए आपसे पूछा है निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है, आपसे पूछा है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं: ज्ञान, अनुप्रयोग, अनुमूल्यन, और ऑप्शन 4 में दिया है बोध। देखिए संज्ञानात्मक क्षेत्र में कुल जो है 6 चरण होते हैं। पहले नंबर पर देखिए ज्ञान आता है, दूसरे पर देखिए बोध आता है। यह प्रश्न देखिए आपको कई बार जो है कराया भी जा चुका है प्रैक्टिस सेट में। और तीसरे नंबर पर आता है अनुप्रयोग, और चौथे नंबर पर देखिए आता है जो है विश्लेषण। चौथे नंबर पर आता है विश्लेषण, 5वें नंबर पर आता है संश्लेषण, और 6ठे नंबर पर आता है मूल्यांकन। संज्ञानात्मक क्षेत्र के ये जो है 6 चरण हैं। आपसे पूछा था संज्ञानात्मक क्षेत्र से कौन संबंधित नहीं है इनमें से। तो देखिए इसमें अनुमूल्यन नहीं आता। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। देखिए इसी तरीके के प्रश्न जो है आपके एग्ज़ाम में पूछेगा, चाहे वह सुपर टेट की परीक्षा हो या यूपी टेट की परीक्षा हो। पेपर बिल्कुल सामान्य था 2019 का। और आपको देखिए देखते रहना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। हमने आपको बताया कि इसकी एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी जाएगी, जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं, जिससे आपको जो है आसानी होगी। आइए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 10 देखिए, निम्न में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है? चलिए निम्न में से कौन सा अधिगम का जो है वक्र नहीं है? ऑप्शन में दिया है उन्नतोदर, ऑप्शन 2 में दिया है मिश्रित वक्र, ऑप्शन 3 में दिया है नतोदर वक्र, और ऑप्शन 4 में दिया है लंबवत। देखिए लंबवत जो है, देखिए यह स्थानांतरण होता है। देखिए लंबवत आपने पढ़ा होगा, यह स्थानांतरण होता है, न कि यह अधिगम का वक्र है। जबकि उन्नतोदर, मिश्रित और नतोदर ये जो है अधिगम के वक्र हैं, जबकि लंबवत जो है देखिए स्थानांतरण होता है, और यह जो है वक्र नहीं है। और आपसे यही पूछा था कि कौन सा जो है अधिगम का वक्र नहीं है, तो आपका ऑप्शन जो है ऑप्शन 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे चलेंगे। चलिए महत्वपूर्ण परिभाषा दी गई है, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। यह जो है किसने कहा है? चलिए व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह परिभाषा जो है किसकी है? क्रो एंड क्रो की, ऑप्शन 2 में दिया है गिलफोर्ड की, ऑप्शन 3 में दिया है वुडवर्थ की, और ऑप्शन 4 में दिया है स्किनर की। चलिए उत्तर करेंगे आप सभी। देखिए वुडवर्थ की परिभाषा की बात करें तो देखिए अधिगम एक क्रिया है जो बाद की क्रिया पर जो है अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है, यह वुडवर्थ ने कहा है। जबकि स्किनर ने कहा है अधिगम व्यवहार में जो है सतत अनुकूलन की प्रक्रिया है,
यह जो है स्किनर ने कहा है। जबकि क्रो एंड क्रो की बात करें तो इन्होंने देखिए ज्ञान अभिवृत्तियों का अर्जन ही जो है अधिगम है, यह जो है क्रो एंड क्रो ने कहा है। जबकि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह कहा है गिलफोर्ड साहब ने। ऑप्शन 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए, क्रो एंड क्रो की परिभाषा भी हमने बताया, आदतों ज्ञान अभिवृत्तियों का अर्जन ही जो है अधिगम है। चलिए, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। सूची ए तथा सूची बी को सुमेलित कीजिए। सूची मैच करना है और देखिए इस प्रकार के प्रश्न आपके परीक्षा में अक्सर पूछता है। अगर देखिए इसमें एक भी ऑप्शन आपको पता है तो देखिए मैच करना कितना आसान हो जाता है। उत्तर करिए आप सभी। देखिए आशुबेल की बात करें तो इन्होंने दिया है अग्रिम संगठनात्मक शिक्षण प्रतिमान। किसने दिया है? तो आशुबेल ने, अर्थात बी का देखिए तीसरा सही हो जाएगा। जबकि देखिए ग्लेसर ने जो है सी का देखिए जो है पहला सही होगा। ग्लेसर ने दिया है बुनियादी शिक्षण प्रतिमान, सी का पहला हो जाएगा। जबकि देखिए गार्डन ने दिया है साइनेटिक शिक्षण प्रतिमान, डी का जो है दूसरा सही हो जाएगा यहाँ पर। और ब्रूनर ने दिया है संप्रत्यय उपलब्धि शिक्षण प्रतिमान, ए का जो है 4 सही हो जाएगा। तो देखिए ए का चौथा हो जाएगा, ए का जो है चौथा हो जाएगा और बी का देखिए तीसरा हो जाएगा, सी का देखिए पहला हो जाएगा और डी का जो है दूसरा हो जाएगा। अर्थात 4 3 1 2, 4 3 1 2 देखिए तीसरे ऑप्शन में दिया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समस्या समाधान का प्रथम चरण है। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए उत्तर करेंगे आप सभी। समस्या समाधान का प्रथम चरण है परिकल्पना का निर्माण, समस्या की पहचान, आंकड़ा संग्रहण और ऑप्शन 4 में दिया है परिकल्पना का परीक्षण। देखिए किसी समस्या का समाधान करना है तो देखिए आपको समस्या की सबसे पहले पहचान होनी चाहिए, अर्थात इसका पहला चरण है समस्या की पहचान। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा जब शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में आगे होकर बालकों को निष्क्रिय रखेगा। ऑप्शन 2 में दिया है बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोचालक पक्षों का विकास होगा। पढ़ने लिखने एवं गणितीय कुशलताओं पर ही बल होगा, ऑप्शन 3 में दिया है। और ऑप्शन 4 में दिया है शिक्षण व्यवस्था एकाधिकारवादी होगी। चलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पर? देखिए कह रहा है कि बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा जब क्या शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में आगे होकर बालकों को निष्क्रिय रखेगा। देखिए यह पूरी तरह से गलत होगा। जब शिक्षक जो है अधिगम प्रक्रिया में बालकों को निष्क्रिय रखेगा तो अधिगम कैसे प्रभावशाली होगा? यानी पहला ऑप्शन जो है पूरी तरह से गलत दिया हुआ है। और ऑप्शन 3 की बात करूं तो देखिए पढ़ने लिखने एवं गणितीय कुशलताओं पर ही बल होगा। सिर्फ गणितीय कुशलताओं पर ही अगर आप ध्यान देंगे तो और कौशलों का विकास कैसे होगा? अर्थात यह भी ऑप्शन जो है पूरी तरह से गलत दिया हुआ है। और देखिए शिक्षण व्यवस्था एकाधिकारवादी होगी, यह भी ऑप्शन जो है पूरी तरह से गलत है। देखिए बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली कब होगा? तो जब बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोचालक पक्षों का यानी सभी पक्षों का विकास होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए दूसरा ऑप्शन सही होगा यहाँ पर। आगे बढ़ेंगे। स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरक्षण में कौन सा सोपान जो है उभयनिष्ठ है? यह प्रश्न भी आपको कई बार जो है कराया जा चुका है। इसका उत्तर देखिए देखना चाहेंगे और सभी के उत्तर आने चाहिए। चलिए स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान जो है उभयनिष्ठ है? पहले ऑप्शन में देखिए तैयारी दिया है, दूसरे में अन्वेषण दिया है और तीसरे में देखिए सामान्यीकरण दिया है और चौथे में देखिए प्रस्तुतिकरण दिया है। देखिए आपको कई बार यह प्रश्न कराया जा चुका है। देखिए स्मृति स्तर एवं बोध स्तर दोनों में देखिए उभयनिष्ठ है प्रस्तुतिकरण और दोनों में ही यह दूसरे स्थान पर आता है।
सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए चौथा ऑप्शन सही होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। मानव विकास का प्रारंभ होता है शैशवावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से, गर्भावस्था से या फिर उत्तर बाल्यावस्था से। तो देखिए बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी को पता है मानव विकास प्रारंभ हो जाता है गर्भावस्था से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन हैं? द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन हैं? आई.पी. पावलोव, बी.एफ. स्किनर, ई.एल. थॉर्नडाइक या फिर आर.एम. गेने। देखिए जब 2019 की परीक्षा में यह क्वेश्चन आया था तो देखिए कई लोगों के मन में देखिए काफ़ी सारा डाउट था, क्योंकि ऑप्शन में देखिए पावलोव दिया था। और देखिए द कंडीशंस ऑफ लर्निंग यह पुस्तक है रॉबर्ट एम गेने की। ऑप्शन 4 यहाँ पर सही होगा, जबकि पावलोव की पुस्तक का नाम है देखिए कंडीशंस रिफ्लेक्सेस, यह पावलोव की पुस्तक का नाम है। चलिए आप इसे भी नोट कर लेंगे जिससे कि आपका डाउट जो है पूरी तरह से क्लियर हो सके। पावलोव की पुस्तक का नाम है कंडीशंस रिफ्लेक्सेस और द कंडीशंस ऑफ लर्निंग यह पुस्तक है आर.एम. गेने की। चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा क्वेश्चन नंबर 17 का। आइए, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था है, यह कथन जो है किसका है? देखिए यह प्रश्न भी जो है कई बार आपकी परीक्षा में रिपीट हुआ है, इसीलिए देखिए सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि अब तक पूछे गए हैं सभी को आपको देखते रहना है बीच बीच में। और हमने आपको बताया कि इसकी देखिए सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि अब तक पूछे गए हैं इन सबको देखिए सॉल्व कराकर इनकी एक अलग से जो है प्लेलिस्ट बना दी जाएगी, आप वहां से भी देख पाएंगे। क्योंकि देखिए प्रश्न आपकी परीक्षा में हमेशा रिपीट होते रहेंगे, आगे भी रिपीट होंगे। अब देखिए ये परिभाषा जो है कई बार आपके एग्जाम में जो है पूछी गई है। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था है, यह कथन जो है किसका है? क्रो एंड क्रो का, स्टेनले हाल का, जरसील्ड महोदय का या फिर सिम्पसन महोदय का। चलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो देखिए किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था है, यह कहा है स्टेनले हाल महोदय ने। चलिए दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ेंगे। सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? देखिए यह प्रश्न भी आपको कराया जा चुका है और इसका भी उत्तर देखिए आप लोग गलत नहीं करेंगे, क्योंकि यह प्रश्न जो है कई बार जो है आपको कराया जा चुका है। सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? 30 मिनट, 40 मिनट, 36 मिनट या फिर 45 मिनट। देखिए सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल समय लगता है 36 मिनट। देखिए यह भारतीय प्रतिमान है, जबकि स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय का जो समय है उसमें देखिए 45 मिनट लगता है। लेकिन यहाँ आपसे पूछा है सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, 36 मिनट। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण हैं जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है, यह कथन जो है किसका है? स्किनर का, हॉलिंगबर्थ का, गेट्स एवं अन्य का या फिर रॉस का। चलिए सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण हैं जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है, यह कथन देखिए दिया है रास महोदय ने। ऑप्शन 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए।
सूची ए को सूची बी से यहाँ पर सुमेलित करना है। और इस प्रकार के प्रश्न हमने आपको बताया कि बहुत ही आसान होते हैं। अगर एक भी ऑप्शन आपका सही हुआ तो गलती होने के चांस जो है बहुत कम होते हैं। चलिए सुमेलित करिए। देखिए एनिमल इंटेलिजेंस दिया हुआ है और यह पुस्तक है थार्नडाइक की। ए का अर्थात जो है तीसरा सही होगा। और पुनर्बलन का सिद्धांत देखिए, इसकी चर्चा अभी हमने पीछे की है। पुनर्बलन की सूची दी है स्किनर ने, मतलब बी का जो है चौथा सही होगा। और सारगर्भिता का नियम दिया है गेस्टाल्ट ने। और अनुकूलन इसे दिया है पियाजे ने। तो देखिए ए का जो है तीसरा सही हो जाएगा, यहाँ पर ए का तीसरा सही हो जाएगा। और बी का देखिए यहाँ पर पुनर्बलन की सूची दी है स्किनर ने, अर्थात चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। सी में देखिए सारगर्भिता का नियम दिया है गेस्टाल्ट ने, अर्थात सी का देखिए यहाँ पर पहला सही हो जाएगा। और डी देखिए, डी का जो है सही हो जाएगा दूसरा, अर्थात देखिए 3 4 1 2, पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 3 4 1 2, बिल्कुल पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। चलिए आगे चलेंगे। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह कथन जो है विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? चलिए, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण के सिद्धांत से, अंतःक्रिया के सिद्धांत से, या फिर अंतः संबंध के सिद्धांत से? तो आप सभी जानते हैं कि विकास जो है कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है और यह कथन विकास की किस सिद्धांत से संबंधित है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, निरंतरता का सिद्धांत। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 23 पर चलेंगे। संविधान के किस संशोधन से शिक्षा जो है एक मौलिक अधिकार बन गई है? 22वें संशोधन से, 25वें संविधान संशोधन से, 86वें संविधान संशोधन से, या फिर 52वें संविधान संशोधन से? तो देखिए यह बताने की आवश्यकता नहीं है। संविधान के 86वें संविधान संशोधन से जो है शिक्षा जो है एक मौलिक अधिकार बन गई है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पर आ जाते हैं। अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? विलियम जेम्स, अब्राहम मैस्लो, मैकडूगल, या फिर सिम्पसन? देखिए आपको बता दें कि मूल प्रवृत्ति शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो है विलियम जेम्स ने किया था। देखिए आप लोग ध्यान से सुनेंगे, मूल प्रवृत्ति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है किसने किया था? तो विलियम जेम्स ने। लेकिन सिद्धांत किसने दिया? तो मैकडूगल ने। देखिए ध्यान रहे, मूल प्रवृत्ति शब्द का सबसे पहले प्रयोग विलियम जेम्स ने किया, लेकिन मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत सबसे पहले दिया किसने? तो मैकडूगल साहब ने। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 पर चलेंगे। विकास की किस अवस्था को जो है कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? किशोरावस्था को, बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को, या फिर प्रौढ़ावस्था को? देखिए यह प्रश्न भी रिपीट हुआ है कई बार आपकी परीक्षा में, खास करके यूपी टेट की परीक्षा में यह प्रश्न आया हुआ है। और यूपी टेट 2019 का यह पेपर भी है। देखिए चाहे सुपर टेट का पेपर हो या यूपी टेट का पेपर हो, आपकी परीक्षा में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से प्रश्न जरूर रिपीट होंगे। भले ही 4 से 5 प्रश्न रिपीट हों या 1 से 2 ही प्रश्न हों या इससे ज़्यादा भी जो है लगातार प्रश्न रिपीट होते रहे हैं। इसलिए आपको इन्हें इग्नोर नहीं करना है, लगातार देखते रहना है बीच बीच में। और देखिए बीच बीच में इसी प्रकार से जो है जब भी मौका मिलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जो है ज़रूर लेकर आएंगे।
विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? तो देखिए कोल तथा ब्रूस ने जो है बाल्यावस्था को जो है संवेगात्मक विकास का जो है अनोखा काल कहा है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया? या आपसे पूछ रहा है कि बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? चलिए, किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया या फिर किसने बहुबुद्धि का सिद्धांत जो है दिया है? गार्डनर ने, स्पीयरमैन ने, जॉन मेयर ने या फिर गोलमैन ने? तो देखिए बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है गार्डनर ने। पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। डिसलेक्सिया में यह करने में कठिनाई होती है। चलिए, क्या करने में कठिनाई होती है? बोलने में, व्यक्त करने में, पढ़ने में या फिर खड़े होने में? तो देखिए डिसलेक्सिया संबंधित है पठन विकार से, अर्थात तीसरा ऑप्शन इसका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन संख्या 28 देखेंगे। निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है? देखिए यहाँ आपसे पूछा है कि कक्षा में जो है शिक्षक की क्या भूमिका जो है नहीं है। पहले ऑप्शन में दिया है शिक्षक को सीखने में अक्षम को अतिरिक्त समय देना चाहिए, शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बच्चे की आवश्यकता के अनुरूप बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए, और ऑप्शन 4 में दिया है शिक्षक को बच्चों को जो है प्रोत्साहित करना चाहिए। देखिए प्रश्न आप लोग ध्यान से देखेंगे, कह रहा है कि इनमें से क्या जो है समावेशी कक्षा में शिक्षक की इसमें जो है क्या भूमिका नहीं है। चलिए, तो देखिए शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, यह जो है शिक्षक की भूमिका नहीं है, और यही आपसे पूछा है कि शिक्षक की क्या भूमिका नहीं है। तो देखिए इसका जो दूसरा ऑप्शन जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। बाकी देखिए शिक्षक को सीखने में अक्षम को अतिरिक्त समय देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। बच्चे की आवश्यकता के अनुरूप बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, यह भी सही है। और शिक्षक को बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, यह भी सही है। लेकिन आपसे पूछा था क्या शिक्षक की भूमिका नहीं है, तो देखिए जो सही है वह हमारा उत्तर नहीं होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन संख्या 29 देखेंगे। कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए क्या करना चाहिए? क्या अनुमति नहीं देनी चाहिए? पहले ऑप्शन में दिया है कि अनुमति नहीं देनी चाहिए, दूसरे ऑप्शन में दिया है प्रेरित करना चाहिए, तीसरे ऑप्शन में दिया है हतोत्साहित करना चाहिए, और ऑप्शन 4 में दिया है रोक देना चाहिए। चलिए देखिए, कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए हमेशा जो है प्रेरित करना चाहिए, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। चलिए, आसान प्रश्न था आपके लिए। चलिए, आज का अंतिम क्वेश्चन आपके सामने है। बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है। बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है। चलिए, वृद्धि एवं विकास से यह प्रश्न है। ऑप्शन फर्स्ट में दिया है नैतिक विकास से, दूसरे में दिया है सामाजिक विकास से, तीसरे में दिया है शारीरिक विकास से, और ऑप्शन 4 में दिया है भावात्मक विकास से। तो देखिए बच्चे की वृद्धि जो है मुख्यतः संबंधित होती है उसके शारीरिक विकास से। क्वेश्चन संख्या 30 का जो है सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए, सेशन कैसा रहा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। और आपको बता दें कि यह 2019 में पूछा गया पेपर था, जो कि चाइल्ड साइकोलॉजी के 30 प्रश्नों को हमने देखा। इसके अलावा 2019 को देखिए जब भी मौका मिलेगा हिंदी के पेपर को भी देखेंगे, पर्यावरण, इसके अलावा और भी जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को देखिए देखेंगे। और उसके बाद इनकी जो है एक अलग से प्लेलिस्ट बनाकर जो है सभी कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि अब तक पूछे गए हैं इनकी एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी जाएगी। आप वहां से भी जाकर जो है सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख पाएंगे। चलिए, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को आप लोग अपने मित्रों में ज़रूर शेयर करें।